मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2016 यूपीएससी सी सेट में 27 सवाल पूछे गए और मेरे बच्चे, इन 27 के 27 सवालों का ये रहा रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने। कहता है इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5। कहता है आर और एस अलग अलग नंबर है, लेकिन इतने खतरनाक नंबर है आर और एस कि दोनों 5 से भाग हो जाते हैं। तो मतलब 5 से भाग हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आर को हम 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं और एस को भी 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं। वो होगा कुछ और, लेकिन होगा जरूर 5 का मल्टीपल। अब कहता है कि दोनों 5 से विभाज्य हो तो इनमें से कौन सी अनिवार्यता सही नहीं है। कहता है कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है। नहीं वाले पे फोकस करना। दे दे भाई, चाय दे। थैंक यू। तो कहता है कौन सी अनिवार्यता जरूरी नहीं है। तो सोच के देखो कौन सी अनिवार्यता जरूरी नहीं है। देखो, पहला कह रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे बिना सेटिंग करोगे तो 5x माइनस 5y, 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस वाई। तो भी तो ये नंबर 5 से भाग जाएगा। तो पहली वाली तो मतलब सही है। उसने कहा था कौन सी नहीं है, पहली वाली तो हो सकती है। दूसरा, r प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। तो अगर मैं बीच में प्लस का निशान लगा दूं तो जरूर थोड़ी कि 10 से भागो, 5 से ही भाग होगा, ये तो जरूरी है। आपका ऐसा भी तो हो सकता है इनका जोड़ इवन हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका जोड़ ओड आ जाए, फिर ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, तो 2 और 1 3, 3 5 15, 15 10 से भाग नहीं होता। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन बी ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है कि ये जरूरी नहीं है कि 10 से भागो, बाकी सब सेटिंग हो जाएगी, है ना। अब है कि r इंटू एस, तो दोनों को गुना करोगे मेरे बच्चे तो पांचों पांचों 25xy आएगा। तो ये तो तय है कि 25 से भाग जाएगा ही जाएगा, और उसने 25 ही कहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई दोनों के वर्गों का जोड़, तो यह आया 25x², यह आया 25xy², तो 25 कॉमन आ जाएगा, x² प्लस y²। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 5 से तो भाग जाएगी जाएगी जो उसने कहा है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, बाकी सारे सेट है। ये आपका सवाल है यूपीएससी सी सेट 2016 का। देखते हैं कितने बच्चे फोड़ देंगे इसे। लगाइए दिमाग। सारा गेम है किस चीज का? विजुअलाइजेशन का। सुल्तान सिंह जी, थैंक यू मेरे बच्चे, आप सही जगह हो। इसका मतलब है सारा विजुअलाइजेशन का है। दिमाग में विजुअलाइज करो। 260 को छोड़ो, 200 तक ले आओ तुम। कुणाल किशोर, थैंक यू भाई। और भाई, आप अपने किसी यार दोस्त को भी सजेस्ट जरूर करना, क्योंकि हमें बहुत बच्चे नहीं जानते, क्योंकि हमें छोटे टीचर की नज़र से दिखते हैं सारे बच्चे की एसएससी पढ़ाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो मैथ है वो बहुत हल्का आ रहा है और छोटे टीचर ही फोड़ देंगे उसको। आइए देखो, अपने को कुछ नहीं देखना, अपने को सिर्फ इतनी बात समझनी है कि सर मन मन में सोचना है भाई 5 कितनी बार आ रहा है। तो सर 1 से 99 तक 20 बार आएगा, 100 से 199 तक 20 बार आएगा। सर आंसर 40 तो होगा ही होगा। अब गिनती है सर 200 से 260 तक। अब सर ये देखते हैं 200 से 260 तक यूनिट डिजिट पे 5 कितनी बार आएगा। तो सर 205 पे आएगा, 215 पे, 25 पे, 35 पे, 45 पे, 55 पे, फिर आता 65 पे। 65 पे आएगा नहीं, क्योंकि 65 260 से ज्यादा चला गया, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो वापसी गिनती लाते हैं। कितना था हमारा? 200 था ना। हाँ, ये रहा। तो देखो यहां से समझो अब जरा कैसे। भाई 260 की कहानी है ना, तो 5 देखो 200 से 260 तक, तो 260 कहां है भाई? ये रहा। भाई यहीं तक तो देखना हमें। तो यहां तक देखो 5 कितनी बार आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 5 देखो। ये विजुअलाइज करो मन में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 रहा। इससे ज्यादा चले जाओगे, आगे चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 बार।
तो 6 बार तो आएगा भाई 5 यूनिट डिजिट पे, यहां लिखता हूं यूनिट डिजिट पे आएगा 6 बार। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई 5 जो है वो 10th डिजिट पे कितनी बार आएगा, यानी दाही के स्थान पे कितनी बार आएगा। सिर्फ सोचो, विजुअलाइज करो, तो आप कहोगे सर देखो 5 कहां, ये रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो मेरे बच्चे 10 बार आएगा यहां, तो कुल मिला के 10 और 6 16 बार आएगा। कितनी बार आएगा मेरे बच्चे, 16 बार। तो ये चीज जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। कॉन्सेप्ट अलग कहानी है, विजुअलाइजेशन अलग कहानी है। कहां था, यही सवाल था ना। तो 40 जमा 16, तो ये आएगा मेरे भाई 56। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 56। राइट आंसर है 56। क्या मेरे किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई लोड आएगा थे? नहीं। कितना प्यारा सवाल है। कहता है 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब कितने ऐसे नंबर है जहां यूनिट डिजिट पे 2 इस्तेमाल हुआ होगा, और कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें 100th डिजिट पे 2 इस्तेमाल हुआ होगा, 100 से लेके 300 तक। देखते हैं कितने भाई दिमाग दौड़ाएंगे। ये सवाल है मेरे बच्चे सीसेट 2016 का। देखिए थोड़ा वक्त लगेगा कॉन्सेप्ट पकड़ने में, बातों का लहजा समझने में। मुझसे पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे मेरी भाषा समझ में आएगी आपको, फिर जाके पल्ले पड़ेगी आपको चीजें कि हाँ सर अब धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें आपकी। खैर 100 से 300 के बीच में 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। देखो यार, नोटा, नन ऑफ दी अबव। देखिए मेरे बच्चे यहां थोड़ी सी दिक्कत है। यहां जो ये या शब्द लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा गंदा शब्द है। इसको थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा, तभी आप इसका उत्तर जान पाओगे। क्या कहानी है देखिए। कहना मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार 100 से 199 तक यूनिट डिजिट पे 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सिंपल है सर 10 ही बार आएगा। और 100 डिजिट पे, सर 100 डिजिट पे 2 है ही नहीं कहीं पे, तो 0 बार आया। अच्छा सर ये बताना 200 से 299 तक 2 यूनिट डिजिट पे कितनी बार आया, 10 ही बार। और 100 डिजिट पे कितना आया, 100 बार। गलती हो गई आपसे, यहां ये 100 बार आ रहा है। 299 के बाद अभी भी 300 बच रहा है। सर 300 में कहीं 2 है नहीं, तो सर इसका रोड़ा गोड़ा ही नहीं है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान ये देना, सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे नंबर बताओ जिनमें 2 या तो यूनिट डिजिट पे आ रहा हो या फिर 100 डिजिट पे आ रहा हो। समझना दिमाग खोल के, या तो यूनिट डिजिट पे आ रहा हो या फिर 100 डिजिट पे आ रहा हो। या का मतलब हुआ या तो चाय पी लो या कॉफी पी लो। ऐसा ना हो कि आप चाय और कॉफी दोनों पिए। तो मेरे बच्चे अगर सवाल सिर्फ ये होता ना 2 वाला कि 2 कितनी बार आएगा, तो मेरा आंसर होता 100, 10, 10, 120 बार। 120 बार। लेकिन उसने कहा कि नंबर ऐसे होने चाहिए कि या तो यूनिट डिजिट पे आए या फिर 10th माफ करना 100 डिजिट पे आए। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ये जो 10 नंबर है ना, ये वाले 10 जो नंबर आएंगे या 10 डिजिट जो होंगे, ये 2 की बात हो रही है। तो 2 यूनिट डिजिट पे भी मिलेगा और हर 200 से 299 में हर एक नंबर के सैकड़े के स्थान पे मिलेगा। जैसे 202, 212, 222, 232। जबकि उसने पूछा या तो चाय पी लो या कॉफी पी लो, दोनों मत पीना भाई, एक चीज पी लो कोई भी, चाय या कॉफी। तो ऐसे या तो यूनिट डिजिट पे हो 2 या फिर 100 डिजिट पे हो। तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे जिसमें यूनिट और 100 दोनों डिजिट पे 2 होंगे। तो चाय और कॉफी दोनों एक साथ नहीं पी सकते। मतलब ये वाले 10 नंबर आपको हटाने पड़ेंगे। ये 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको हटाने पड़ेंगे। तो सच मामले में आपको उत्तर आएगा 110 बार। कितने मेरे भाई समझ गए मेरी बात? जल्दी से बताओ, थोड़ा फास्ट करोगे तो मैं भी थोड़ा फास्ट हो लूंगा यार। और जेन्युइन रिव्यू देना,
नहीं पल्ले पड़ा तो मैं वो गिनती वाली टेबल खोलूंगा, वहां से समझा दूंगा अपनी बात को दोबारा से। नयंक निकू भाई, आपकी बात 500% सही है। 220 है। 220, 220 कहां से ले लिया बे? मजे काट रहा है, इतना थोड़ी चलता बे। 120 ठीक है। हाँ 120 ठीक है, लेकिन 120 में एक पंगा है कि 10 डिजिट ऐसे होंगे ना, जैसे 202, 212, 222, 232, ऐसे ही 292 जहां यूनिट डिजिट पे भी दो होगा और 100 डिजिट पे भी दो होगा। और उसने कहा या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों एक साथ मत लेना। तो वो फिर हटाना पड़ेगा। सर हमें अधूरा समझ में आ रहा है, इट्स लक्की 88। तो मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, अधूरा समझ में आ रहा है। पता है, तरीका भी यही है। आपको अब अधूरा समझ में आया ना, एक बार घर पे बैठ के इसे समझना, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। आइए भाई, सवाल में यहां कह रहा है कि 10 की पावर n में n की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो कि 10 की पावर n इसे एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी नंबर को 10 की किसी पावर से भाग दे रहे हो, 10 की पावर 3 से भाग दे रहे हो, और कह रहे हो यार ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए कोई नंबर है, तो ये एग्जैक्टली तभी डिवाइड होगा जब आखिर में 3 जीरो होंगी, तभी तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म होकर घटेगी। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस बात पे डिसाइड होगी कि ऊपर कितनी जीरो आ रही है। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन उसमें देखना कितनी जीरो आ रही है। देखो भाई, 6 को बोलते हैं हम 2 गुना 3, तो 3 से तो कोई जुड़ती नहीं है। 2 गिनो, 2 कितनी बार आ रहा है? 23 बार। 23 बार। अब भैया यहां देखो, 75 में 25 की पावर 9, 25 की पावर 9, और 25 होता है 5 की पावर 2, तो 5 आया 18 बार। 5 आया मेरे बच्चे 18 बार, यहां आ गया। यहां आइए, यहां होता है भाई 5 गुना 21, तो 5 कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार यहां है। तो मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 2 तो आ रहा है 23 बार, 5 आ रहा है 20 बार। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में ऊपर मैक्सिमम 20 जीरो ही होंगी, तो नीचे 10 की पावर n की जो मैक्सिमम वैल्यू आप 20 ले सकते हो, वही तो काट पाएगा, अदरवाइज काटेगा ही नहीं। यही आपसे पूछा गया, तो ये मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सी सेट 2016 का क्वेश्चन, सी सेट 2016 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए भाई, कह रहे यार 5 क्लब है, फोटोग्राफी ये वो फलाना देख रहा। कहता है बागबानी दल हर दूसरे दिन एकत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक दल हर तीसरे दिन एकत्र होता है, शतरंज दल हर चौथे दिन एकत्र होता है, नौवाहिक दल हर 5वें दिन एकत्र होता है, और फोटोग्राफी दल हर छठे दिन इकट्ठा होता है। तो कहता है यार 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्र होंगे। यानी ये हर दूसरे दिन आते हैं, ये तीसरे दिन आते हैं, ये चौथे दिन, ये 5वें दिन, ये छठे दिन। तो कह रहा है मेरा सबसे पहला सवाल ये कि कौन सा दिन ऐसा होगा जिसमें ये सारे मिल रहे होंगे। भाई ये मान लो बागबानी है ना, अगला इलेक्ट्रॉनिक है, अगला शतरंज है, ऐसे डिनोट कर देते हैं, अगला नौका वाहिका है, और 5वें दिन और फोटोग्राफी वाले छठे। तो इन कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम लेना है तो भैया देखो, 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ पे था, 4 ले लेते हैं और 5। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर 60वें दिन सारे एक साथ इकट्ठे होंगे, एक ही जगह पर होंगे। तो कहता है 180 दिनों में, तो भाई 180 दिनों में कितनी बार इकट्ठे होंगे? तो 60 से भाग देंगे, 3 बार। 3 बार 180 दिनों में ऐसा होगा जब सारे के सारे एक साथ होंगे। कितनी बार मेरे बच्चे? 3 बार। देखिए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझते रहना। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है
ए राउंड आर्करी टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर इज मार्क्ड विद 4 स्कोरिंग रीजन्स। कहता है भाई 1 मीटर व्यास वाला एक टारगेटेड रेंज है, 1 मीटर व्यास वाला एक गोल तीरंदाजी लक्ष्य को केंद्र से बाहर की ओर लाल, नीले, पीले, सफेद रंग के चारों स्कोरिंग क्षेत्रों में बांटा गया। आराम से समझ के चलना, अंदर से बाहर की ओर लाल, अंदर से बाहर की ओर लाल, नीले, और सफेद। मेरे बच्चे इस तरीके से 4 गोलों में बांटा गया है, ठीक है, लाल, नीला, पीला और सफेद रंग के गोले। सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मीटर व्यास का ये पूरा बड़ा गोला है। तो मेरे बच्चे अगर पूरे बड़े गोले की बात करें तो 1 मीटर का व्यास है, 1 मीटर का व्यास है। तो 1 मीटर का व्यास है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो समझदार के लिए सारा काफी है कि इसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अगर 1 मीटर डायमीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस होगी मेरे बच्चे, क्या होगा? तो आपने कहा जी ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.20 मीटर, और कहता है जो ये रेड कलर वाला बैंड है ना, इसकी रेडियस 0.20 मीटर है। तो सेंटीमीटर में बनाएंगे 20 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को मीटर सेंटीमीटर में दिक्कत हो अभी छोड़ देना। अब सवाल में कह रहा है द रेडियस ऑफ द रेड में द विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड्स, और कह रहा है बाकी सबकी जो विड्थ है वो बराबर बराबर यहां 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 बराबर लेंथ है, ठीक है, मारो बोली। अब यहां से आते हैं अपने काम की चीज पे। इफ आर्कर्स थ्रो एरो टुवर्ड्स द टारगेट, वो टारगेट की तरफ एरो थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इस बात की क्या संभावना है दैट की द एरो फॉल इन द रेड रीजन ऑफ द आर्करी टारगेट, तो इस बात की क्या संभावना है कि जो एरो है वो इस वाले हिस्से में टकले। तो मेरे बच्चे ये बताओ भाई आउटकम, टोटल आउटकम कितने, तो भाई पूरी जगह कहीं पे भी लग सकता है, तो पूरे का एरिया क्या हुआ जी, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है मेरे बच्चे पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 50, 50 का वर्ग हुआ 2500। और हमें फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए जी, रेड कलर में हिट कराना है, तो रेड कलर के एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, तो 20 का वर्ग 400। तो भाई इस एरिया में टोटल लग सकता है और इसमें हम लगाना चाह रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये आंसर हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, तो मेरा राइट आंसर आया 4/25। इसे डेसिमल में बदलोगे तो आएगा 0.16। 4/25 को बदलोगे कैसे डेसिमल में, तो 4/25 मेरे बच्चे 25 होता है 5 की पावर 2, तो इसे 2 की पावर 2 से गुना कर दो, यानी 4 से नीचे 4 से ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 100। 100 का मतलब 0.16। हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसके जो चांसेस होंगे ना हिट करने के वो 0.16 होंगे, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। 2016 यूपीएससी सी सेट पेपर सेकंड का क्वेश्चन था। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फल है। कह रहा है देर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन ए ट्री एंड some bees are hovering on it. Nice. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. ध्यान देना, सवाल में ये कह रहा है इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर वन बी विल बी लेफ्ट, बस इसी बात पे ध्यान देना। सवाल में कह रहा है कि अगर हर छत्ते पे मतलब हर फूल पे एक एक मधुमक्खी बैठेगी, हर छत्ते पे एक एक मधुमक्खी बैठेगी ना, तो भी मेरे बच्चे एक मधुमक्खी रह जाएगी। इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर वन बी विल बी लेफ्ट, यानी अगर मान लो मधुमक्खियां हैं मेरे बच्चे, या फ्लोर है मान लो 4, फ्लावर है मान लो 4, फूल है 4, तो हर फूल पे एक एक मधुमक्खी बैठेगी 4, और एक फिर भी बची रह जाएगी, तो इसका मतलब मधुमक्खियां आएंगी 5। समझ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने लग रहा हूं। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि फूल से ज्यादा होंगी मधुमक्खियां। हमसे सवाल में पूछा कि फूल और मधुमक्खियों की संख्या ज्ञात करो, तो मधुमक्खियां ज्यादा होंगी फूल कम होंगे, तो ये आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए। ये गलत है क्योंकि 3 बड़ा, ये भी गलत है क्योंकि 4 बड़ा, जबकि होनी चाहिए मधुमक्खियों की संख्या। दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या
अच्छा, मैं ये कहूं कि यार फ्लोवर में मान लीजिए फूलों की संख्या में 3 ले लेता हूं, तो मेरे बच्चे बताओ मधुमक्खियों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे हर फूल पे एक एक मक्खी बैठेगी, तो 3 मक्खी और एक बच रही है, तो ये होंगी 4। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि इनका जोड़ हमेशा ही ओड नंबर आएगा। इनका जोड़ हमेशा ही ओड नंबर आएगा। जब भी एक बचेगी तो जोड़ हमेशा विषम संख्या आएगी, है ना। अगर इसे 4 लोगे तो ये 5 आएगा, इसे 3 लोगे तो इसे 4 आएगा, अगर ये 8 लोगे तो ये 9 आएगा, इसे 9 लोगे तो ये 10 आएगा। नहीं, जोड़ हमेशा ही ओड आना है, क्योंकि डिफरेंस 1 का है। तो यहां देखें तो 4 और 2 6, ये तो इवन है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 3 और 4 7, ये मेरा आंसर। आगे सवाल सोल्व ही नहीं करना। लेकिन अगर आपको सोल्व करना हो तो हम कैसे करें? तो हम ये कहेंगे कि सर, जो मधुमक्खियों की संख्या है ना, वो फूलों से एक ज्यादा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात बताई आपने। अगली लाइन, अब क्या कह रहा है? अरे, इफ 2 bees लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, कहता है अगर 2 मधुमक्खियां हर फूल पर बैठे, 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। अगर 2 मधुमक्खियां एक फूल पे बैठे, तो मधुमक्खियां कितनी है भाई? बी। मधुमक्खियां कितनी? बी। और इसमें से दो दो मक्खियां एक एक फूल पे बैठती रही, तो कुल मिला के इतनी फूल रह गए जिन पे बैठेगी। तो कहता है कि एक फूल अभी भी बच जाता है। एक फूल अभी भी मेरे बच्चे बच जाता है। मतलब अगर मान लो 10 मधुमक्खियां हैं और हर फूल पे दो दो मधुमक्खियां बैठेगी, तो कुल मिला के फूल कितने आए? 5। तो ऐसे 20 मधुमक्खियां हैं, हर फूल पे दो दो बैठेगी, तो इतनी फूल हो गए, फिर भी एक फूल बच गया। तो इसका मतलब ये हो गए मेरे बच्चे टोटल फ्लावर। अब ये दो इक्वेशन आ गई, उठा के सोल्व कर दो यार। कैसे सोल्व करें जी? देखो भाई, बी की वैल्यू रख दो या एफ की वैल्यू रखेंगे तो 1 इधर जाएगा माइनस का, तो b/2 +1। एफ की जगह b-1 रख देते हैं यार। सोल्व कर लो क्रॉस करके, b+2, 2 से सबको गुना, इधर 2b-2, तो b 2 और 2 4, तो मेरे भाई 4 मधुमक्खियां होंगी, और 4 यहां होंगी तो फ्लोर होंगे 3, क्योंकि 3 में एक जोड़ा 4। तो इस तरह से आंसर निकल सकता है। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM। एक क्लास 11 बजे प्रारंभ होती है और 2:27 पे खत्म होती है। 11 बजे स्टार्ट हुई और 2:27, 2:27 का मतलब 12 और 2 14:27 पे खत्म हुई। वरना तो तुम समझदार हो, 11 से 12 1 घंटे, और 12 के बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे 27 मिनट, तो टोटल 3 घंटे 27 मिनट है। तो मेरे बच्चे 1 घंटे में कितने मिनट? तो आप कहेंगे जी 60, तो 3 घंटे में 180 मिनट, और 27 ये जोड़ दो, तो 7 8 2 10, 1 और 1 2, तो मेरे बच्चे आंसर होगा मेरा 207 मिनट। यानी 207 मिनट का टाइम दे रहा है। कहता है इस अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। 4 पीरियड होते हैं। पहला पीरियड हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। और कहता है हर पीरियड के बीच में 5 मिनट का विश्राम होगा। तो पहला पीरियड खत्म हुआ, 1 रेस्ट, फिर दूसरा पीरियड खत्म हुआ, 2 रेस्ट, फिर तीसरा खत्म हुआ, 3 रेस्ट। बस 3 ही रेस्ट हुए। तो 5-5 मिनट के 3 रेस्ट अगर आप लोगे, तो 15 मिनट के रेस्ट हटा दो, तो मेरे बच्चे बचे 192। अब 192 मिनट जो बच गए वो पीरियड में इस्तेमाल होंगे, और कितने पीरियड है भाई? 4, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ, 48 मिनट। कहता है यार, इन एड ऑफ ए चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन ए क्लास कंट्रीब्यूट मनी एज मैनी रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। कहते हैं क्लास में जितने बच्चे हैं ना, उतना ही हर बच्चा दान देगा। यानी अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हर बच्चा 10-10 रुपए ही दान देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास में 100 रुपए का दान हुआ। यानी क्लास में एक्स बच्चे हैं और हर बच्चा एक्स रुपए डोनेट करेगा, तो डोनेशन भी एक्स स्क्वायर होगा। यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो पहली बात परफेक्ट स्क्वायर आएगा हर हाल में। अब कह रहा है विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 बाई 1 स्टूडेंट ओनली। कहता है किसी एक बच्चे ने 2 रुपए फालतू दे दिए, इसलिए कलेक्शन हुआ 443। यानी 443 से वो 2 रुपए फालतू वाले हटा दें तो बचा 441।
और ये हर हाल में किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका होता है जी? 21 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब क्लास में 21 बच्चे थे और हर बच्चे ने 21 रुपए दिए, एक बच्चे ने 2 रुपए फालतू दे दिए। बस ये सवाल का उत्तर हुआ। हाँ जी, ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2016 का। कहता है डेली ट्रेन is to be introduced between station A and station B, starting from each end at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? Okay. देखिए मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि भाई दो स्टेशन है ए और बी, एक यहां से एक यहां। दो ट्रेनें सुबह 6 बजे यहां से चलना शुरू करती है। एक दूसरे की तरफ सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है। अब और कहता है ये अपनी जर्नी 42 घंटे में पूरी करेंगे। यानी जो ट्रेन यहां चली वो पहले दिन यहां नहीं पहुंचेगी, बल्कि दूसरे दिन दूसरे दिन पहुंचेंगे। ऐसे ये वाली ट्रेन भी इधर दूसरे दिन पहुंचेगी। तो सवाल में कह रहा है कि यार कम से कम कितनी ट्रेनों की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि ये शटल सेवा जारी रहे। शटल सेवा का मतलब हुआ कि रोज सुबह 6 बजे ट्रेनें चलें। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, जो ट्रेन आज सुबह 6 बजे चली, जो आज सुबह 6 बजे चली, कल भी तो सुबह 6 बजे चला नहीं कोई ट्रेन? आपने कहा हाँ। अब जो यहां से आज 6 बजे चली है, क्या वो यहां पहुंच पाएगी कल सुबह 6 बजे तक? नहीं, क्योंकि सुबह 6 बजे तक पहुंचने में तो 24 घंटे लगेंगे, जबकि सवाल में कह रहा 42 घंटे का टाइम लेती है। मतलब ये हुआ कि सर कल चलाने के लिए एक नई ट्रेन चाहिएगी, यहां से भी और यहां से भी, दोनों जगह से ट्रेनें चलाने की जरूरत पड़ेगी नई ट्रेनों की। आज तो चल गई 6 बजे, यहां से 6 बजे, कल यहां से नई ट्रेन चलाओ 6 बजे, यहां से भी नई ट्रेन चलाओ 6 बजे, परसों परसों चल जाएगा जी काम। कैसे? कि जो ट्रेन यहां से 6 बजे चली वो 42 घंटे बाद यहां आ जाएगी, यहां खड़ी रहेगी, रेस्ट करेगी, 48 घंटे बाद यानी अगले दिन फिर 6 बजे यहां से चल देगी, और जो यहां से होगी वो अगले दिन यहां से चल देगी। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 1 2 3 4 ट्रेनों की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर 4 ट्रेन अपने पास हो तो इस तरीके से शटल सेवा आराम से चालू की जा सकती है और रोज 6 बजे ट्रेनें चलाई जा सकती है। आए ना, मेरी बात समझ पाए? सवाल बहुत आसान है, बस उसके बेसिक को तोड़ो। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है बहुत बड़ा, बहुत भयंकर, लेकिन है इतना आसान कि सिंपल एक बार पढ़ दिया तो काम हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए। कहता है 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी नीड टू क्रॉस ए ब्रिज। 4 दोस्त ए बी सी डी को एक पुल को पार करना है। पुल को एक समय में अधिक से अधिक 2 ही व्यक्ति पार कर सकते हैं। जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर लेते हैं। ए मैक्सिमम ऑफ 2% कैन क्रॉस इट एट ए टाइम, यानी एक सिंगल टाइम पे 2 ही आदमी क्रॉस कर सकते हैं। हाँ है ना? कितने आदमी है भाई? ए बी सी डी 4 आदमी है। इट इज नाइट, रात का समय, एंड दे जस्ट हैव 1 लैंप, और उनके पास एक लैंप है। पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैंप टू फाइंड द वे। कहता है एक आदमी को तो लैंप पकड़ के चलना होगा ताकि रास्ता मिल पाए, रास्ता देख पाए। ए पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन। ये लाइन बहुत जरूरी है कि भैया जो जोड़ा होगा ना, यानी 2 आदमी एक बार में ब्रिज क्रॉस करेंगे तो 2 आदमी में एक की तेज स्पीड होगी, एक की धीरे, लेकिन दोनों को चलना होगा फिर धीरे वाले की स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन, जो धीरे चल रहा होगा उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसे चलना होगा। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, कहता पुल पार करने के बाद, द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड इन द पेयर, तो कहता जिस आदमी की स्पीड तेज होगी उस जोड़े में, विल रिटर्न विद द लैंप, वो लैंप लेके वापसी आएगा। ईच टाइम, हर बार वो लैंप लेके वापसी आएगा। टू अकंपनी अनदर पर्सन, ताकि वो दूसरे आदमी को फिर साथ ले जा सके इन द ग्रुप। फाइनली द लैंप हैज टू बी रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस, और आखिर में जो लैंप होगा ना उसको लौटाना पड़ेगा तुम्हें जहां से तुमने उधार लिया था, ओरिजिनल प्लेस से,
वहीं से तुमको ये दोबारा लौटाना पड़ेगा ओरिजिनल प्लेस पे। एंड द पर्सन हु रिटर्न द लैम्प, और जिस आदमी ने लैम्प को लौटाया वो क्रॉस करके फिर से ब्रिज को पार करेगा विदाउट लैम्प, बिना लैम्प के। टू क्रॉस द ब्रिज द टाइम टेकन बाई देम इज एज फॉलोज। ए 2 7 10 मिनट। व्हाट इज द टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। तो कहता है कम से कम कितना समय की जरूरत होगी, मिनिमम टाइम चाहिए ताकि ब्रिज क्रॉस हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए और देखिए। उसने कहा कि ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग किसी पुल को पार करने में इसे 1 मिनट लगता है, इसे 2 मिनट लगते हैं, इसको शायद 10 मिनट दे रखे थे, और इसको था 1 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट। ये कहानी मेरे बच्चे सवाल की। आप ये समझ सकते हैं कि सर ये है पुल आपका, ठीक है भाई, ये पुल है, ये मेरे भाई आपका पुल है, ये पुल है। इस पुल को पार करना है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी पुल पार कराना है 4 आदमियों से। ऐसा नहीं है कि हमें धीरे धीरे बहुत समय है, नहीं, हमें सबसे जल्दी पार कराना है पुल को। लेकिन कंडीशन ये है कि रात का अंधेरा है, इसलिए एक लैंप ली जाएगी यहां से, और लैंप लेके जब आदमी दूसरे के साथ निकलेगा, यानी 2 आदमी निकलेंगे, तो जब वो यहां पहुंचेंगे तो जिसमें से जो फास्टर होगा, 2 आदमी थे, एक फास्टर स्लोअर, तो फास्टर वापसी आएगा लैंप लेके, फास्टर स्लोअर थे, फिर स्लोअर की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, है ना, और फिर जाएंगे, फिर वही फास्टर वापसी आएगा। इस तरीके से गेम घूम रहा है। तो कह रहा कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देखो कि मिनिमम टाइम चाहिए, तो उस आदमी की पहचान करो जो बार बार जाएगा साथ किसी के, फिर वापसी आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो जो फास्टर आदमी उसको पकड़ो। तो फास्टर आदमी कौन है सर? ए, क्योंकि ये 1 मिनट में पूरा पुल पार कर देता है, सबसे तेज यही भागता है। तो मुझे ही मानना पड़ेगा कि ए को हर बार लेना होगा साथ में। तो पहली बार में मैं क्या करता हूं, ए और बी दोनों को साथ ले जाता हूं। बिल्कुल ठीक है। अगर ए और बी दोनों को साथ लेके जाऊंगा तो ए 1 मिनट में पुल पार करता है और बी 2 मिनट में। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल ने कहा कि जब दोनों साथ चलेंगे ना, जब दोनों साथ चलेंगे तो कहानी यह है कि जो स्लोअर होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो बी तो 2 मिनट लेगा पुल पार करने में। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी ए और बी दोनों जाएंगे साथ में, तो 2 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अब बी स्लो था, इसको वहीं छोड़ेगा और ए वापसी आएगा। ए को टाइम लगेगा 1 मिनट वापसी आने। ए आ गया भैया यहां पे। अब ए फिर से भागेगा, इस बार सी को साथ ले लेगा, क्योंकि सबसे तेज तो ए ही दौड़ रहा है, तो मुझे ए को तो रखना ही हर बार। तो ए जब जाएगा पुल पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो सी को लगता है भैया 7 मिनट। तो ए तेज दौड़ रहा है, सी धीरे, लेकिन ए को भी अब चलना सी की चाल पे पड़ेगा, यानी 7 मिनट लगेंगे। तो 7 मिनट में ये वहां पहुंच जाएंगे। फिर वापसी आएगा ए भागा भागा, तो 1 मिनट ए को लगेगा। बिल्कुल जेन्युइन बात है सर। अब ए आ गया। अब ए फिर किसको लेके जाएगा? डी को लेके जाएगा। ए बी को ले गया, ए सी को ले गया, अब ए डी को लेके जाएगा। कितना टाइम लेगा जी? 10 मिनट लेगा, धीरे चलना है। फिर क्या होगा जी? ए वापसी आएगा, तो वापसी आने में तो 1 मिनट लगेगा। अब क्या होगा जी? अब वो वापसी आया, जहां पे चला था वहीं पे उसने लैंप को हैंडओवर किया, और अब वापसी से जाने लगा ए अकेला पुल पार करना। तो ए को पुल पार करने में 1 मिनट लगेगा। और यही मेरे बच्चे आपके सवाल का आंसर है। आए ना, यही आपके सवाल का सही उत्तर है। 2 और 1 3, 7 10 और 1 11, 11 और 10 21 और 1 22 और 1 23, यानी 23 मिनट का कम से कम समय लगेगा, जिसमें आप सभी को पुल पार करा देंगे। हमें बस सोचना ये था कि भाई बड़ी एक सिंपल सी सीधी सी बात है कि पुल पार कराने के लिए जाते वक्त तो जो स्लोअर होगा उतना ही टाइम लगेगा, फास्टर को भी स्लोअर को। लेकिन वापसी हम कितना जल्दी ला सकते हैं किसी आदमी को, वो डिपेंड करेगा जो फास्टर है उसी के साथ गेम घुमाया जाए। तो मेरे बच्चे फास्टर आदमी ए था, तो इसलिए हर बार में एक को लेके गया और फिर ए को वापसी लेके आया।
तो यही सवाल ने पूछा था कि भाई कितने मिनट का समय लगेगा, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 23 मिनट, यानी 23 मिनट का हर बार समय लगेगा। और ये सवाल था 2016 का। देखिए यार, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछ दिया गया, या ज्योमेट्री का है, पाइथागोरस थ्योरम का। ए बी इज वर्टिकल ट्रंक ऑफ ए ह्यूज ट्री, कहता है एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है जी, बहुत बड़ा पेड़ है। हुआ क्या, विद ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड ड्यू टू ए साइक्लोन, कहता है ये जमीन है भैया। तो ये मेरे बच्चे जमीन है, जमीन का रंग भूरा भूरा कर दे रहे हैं, ये है मेरे बच्चे जमीन। आपने कहा जी ठीक है, ये जमीन है। अब सवाल में कह रहा है कि बाबू हुआ क्या है कि साइक्लोन की वजह से ये पेड़ यहां से टूट गया, ये पेड़ यहां से टूटा, फ्लैट से यहां से टूट गया। और टूट के क्या हुआ भाई, टूट के ये नीचे गिर गया, ये यहां से नीचे गिरा और नीचे गिर के यहां लग गया। समझ गए कैसे, समझ गए कि नहीं? ऐसे गिरा कि भाई ये यहां था, ये यहां था पेड़ ऊंचा, ये धीरे धीरे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और जमीन पे आके टकरा गया, ऐसे टकरा गया। आपने कहा जी ठीक है। और जब ये टकराया, द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी, और जो पेड़ टूटा वो यहां किसी पॉइंट सी से टूटा है, विच इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, जो कि 12 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी यहां से पेड़ टूटा है। ब्रोकन अपॉर्ट partially attached to the vertical portion of the trunk at C. If the end of the broken part, कहता है जो टूटा है उसका जो सिरा है पार्ट बी टचेज द ग्राउंड एट डी, कहता है वो डी पर टच करता है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, और कहता है ये 5 मीटर की दूरी पर, ये 5 मीटर की दूरी पर। अब कहता है सवाल में कि बताओ देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक, पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई बताओ। तो मेरे बच्चे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, कि भैया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, है ना। तो 5 का वर्ग हुआ 25, 12 का वर्ग हुआ 144, जोड़ेंगे 169, तो एच स्क्वायर बराबर 169, तो एच की वैल्यू आ गई 13, इसका वर्गमूल निकालेंगे 13। तो ये 13 है, तो ये भी 13 ही था, क्योंकि यही हिस्सा तो गिरा था, तो पूरे पेड़ की हाइट आ गई 13 12 25। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ। दो संख्याएं एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से, तो मेरे बच्चे दो संख्याएं एक्स वाई किसी तीसरी संख्या जेड से, यानी जेड अगर मान लीजिए 100% है, तो कहता है एक्स 20% कम यानी 80 हुआ, और वाई मेरे बच्चे कह रहा है 28% कम यानी 72 हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है संख्या वाई संख्या एक्स से, किससे, एक्स से कितने परसेंट कम है, जिससे वो हमेशा नीचे लिखो। कह रहा है जी इससे कितना कम है जी, तो 8 कम है, तो 8 कम 80 पे तो कितना परसेंट बना, ये मेरे बच्चे सवाल पूछ रहा है। तो जवाब 8 दाई 80 10%, यानी ये नंबर इसका 10% है। आई मेरी बात समझ में? देखिए भाई, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है और फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य इतना है? तो जैसा मेरे बच्चे मैंने पीछे बताया आपको कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। देखो यार, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपने कहा जी ठीक है। अब कहते हैं जी 10% का प्रॉफिट कमाना है और 10 का डिस्काउंट है, तो 10 का डिस्काउंट करेंगे तो 100 में 10 गया 90, और 10 का प्रॉफिट 100 में 10 जोड़ा 110। रेशियो लेंगे तो मेरे भाई 9:11 आया, यानी सीपी 9 होगा तो एमपी 11। अब सीपी 9 यूनिट निकालना है, क्या है, 11 यूनिट की वैल्यू है 770, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई, 11 7 77, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 70 630 रुपए। तो एक्चुअल में मेरे बच्चे इसका जो सीपी होगा वो 630 रुपए। वैसे भी हम चेक कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन 9 से भाग जा रहा है। ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2016 का। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएससी सीसेट 2016 का क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है।
सवाल में कह रहा है यार दो व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, यानी एक आदमी ए है और एक दूसरा आदमी बी है। कहता है दोनों को जो सैलरी मिल रही है ना, कंप्लीट सैलरी, वो आपस में बराबर, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है। यानी सैलरी ऐसे होती है कि मान लेते हैं ए की अगर बेसिक सैलरी ए है तो बेसिक सैलरी मिलेगी, साथ में बेसिक सैलरी का 65% भत्तों के रूप में मिलेगा। तो भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती, 65% जोड़ेंगे तो हम कह देंगे कि 165% ऑफ ए बनी इसकी सैलरी, जबकि बी की बेसिक सैलरी हम बी मान लेते हैं और कह रहा है बी को बेसिक सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में बेसिक सैलरी का 80% मिलेगा। तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 180% ऑफ बी। हाँ जी आइए, और कह रहे जी दोनों की सैलरियां बराबर है, 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15, 5 3 15, 3 11 33, 3 12 36। तो मेरे बच्चे यहां से ए और बी की बेसिक सैलरी का रेशियो आएगा 12:11, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है सीसेट 2016 में। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि यार 3 बर्तन है, एक बर्तन है ए बर्तन में 30 ग्राम शुगर है और 180 ml पानी है। 30 ग्राम शुगर है, 180 ml पानी है, टोटल क्वांटिटी होगी 210 ml। दूसरा बर्तन बी है मेरे बच्चे, इसमें 40 ग्राम चीनी और 280 ml पानी, 40 ग्राम चीनी है और 280 ml पानी है, टोटल करेंगे मेरे बच्चे तो 320 ml क्वांटिटी। और एक तीसरा बर्तन है जिसमें शुगर है 20 ग्राम और उसमें जो पानी है वो 100 ml है, तो यहां मिश्रण है 120 का। अब एक बार सवाल पढ़ते हैं, 30 180, 40 280 और 20 100, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि यार बताओ कौन सा ज्यादा मीठा है, कौन सा ज्यादा मीठा है। तो ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फ्रैक्शन की समझ वाला। तो आप ये समझो 30/210 काटोगे तो ये आएगा 1/7, यहां थे 40/320, यह आया 1/8, और ये काटेंगे तो 20/120, 1/6। अब मेरे बच्चे ए बी और सी, ए की वैल्यू 1/7 है, बी की वैल्यू 1/8 है और सी की वैल्यू 1/6 है। आप ये बात बहुत खूबसूरती से जानते हैं क्या कि जब हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन समझ रहे हैं, जब हम भिन्नों की तुलना समझते हैं, तो हमने एक टाइप देखी कि अगर न्यूमरेटर सभी का सेम हो, अगर न्यूमरेटर सभी का सेम हो, अंश अगर सभी का समान है, तो जिसका हर छोटा वो फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो स्मॉलेस्ट होगी। तो ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी और ये मिडल मोस्ट हो गई। अब सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि स्वीटर देन इन सी के विलियन से अधिक मीठा है, तो बी के ऊपर कंपैरिजन करना है। कहता है बी का विलियन कैसा है, क्या वो सी से ज्यादा मीठा है? नहीं, सी से तो कम है क्योंकि सी सबसे बड़ा है। स्वीटर देन ए, क्या वो ए से अधिक मीठा है? स्वीटर देन दैट इन ए, कहता है ए से अधिक मीठा है? नहीं, क्योंकि बी का अगर सच मायने में देखें तो बी की वैल्यू सबसे कम है, ए सी सबसे बड़ा है, ए सबसे बीच में, तो बी की वैल्यू सबसे कम है। तो बी जो है वो सी से मीठा नहीं है, बी ए से भी मीठा नहीं है, और बी एज स्वीट एज दैट ऑफ सी ये भी नहीं है, क्योंकि बी जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है।
तो ना तो बी ए के इक्वल है ना सी के इक्वल, ना बी की वैल्यू ए से ज्यादा है ना सी से ज्यादा है। अब लास्ट ऑप्शन है लेस स्वीट देन सी, कह रहा है बी की वैल्यू सी से कम स्वीट है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू 1/8 आई और ये सी से कम है, हम इस बात को मानते हैं। वैसे बी सबसे स्मॉलेस्ट आया था, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए यार, सवाल में पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि आइदर ए और बी आर ऑफ द सेम एज, कह रहा है या तो ए और बी दोनों सेम एज के, या ए इज ओल्डर देन बी, या फिर ए बी से बड़ा है। ठीक है। सेकंड में कह रहा है बी इज ना, ये सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, कह रहा है सी और डी जो है या तो सेम एज के हैं और डी इज ओल्डर देन सी, या फिर डी जो है वो बड़ा होगा सी से। और थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है बी इज ओल्डर देन सी, बी जो है वो सी से बड़ा है, बी इज ओल्डर देन सी, बी सी से भी बड़ा। ये तीन स्टेटमेंट मेरे बच्चे हमें दे रखी है। अब हमें जाना चाहिए स्टेटमेंट क्या था। पहली स्टेटमेंट लेते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। लेकिन पहली स्टेटमेंट में कहा कि भाई ए और बी बराबर भी हैं और बड़ा भी हो सकता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। जरूर नहीं बड़ा हो, बराबर भी हो सकता है। सेकंड में कहा कि बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, बी और डी सेम एज के हो सकते हैं, ये भी गलत है। अच्छा, बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, देखो यार ये गड़बड़ क्यों है? ये गड़बड़ इस वजह से है कि भाई जो डी है वो सी के बराबर भी हो सकता है और सी से बड़ा भी हो सकता है। यानी ये बात तो तय है कि सी की उम्र 5 होगी तो बी की मान लो 6 होगी, और अगर सी की 5 है तो डी की 5 भी तो हो सकती है, क्योंकि सवाल ने कहा है सी और डी बराबर भी हो सकते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई बी और डी दोनों बराबर होंगे, बी और डी आर ऑफ द सेम एज। भाई उसने यही तो कहा कि बी सी से बड़ा होगा, मैंने कहा यार सी को 5 मान लेता हूं, बी को 6 मान लेता हूं, इसकी उम्र 6 है, इसकी 5 है। और यहां कहता है सी और डी बराबर भी हो सकते हैं, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये बी तो 6 साल का, डी 5 साल के, तो बराबर नहीं हुए। हमें तो ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नहीं कौन सी बात श्योर शॉर्ट कह सकते हैं कि हाँ सर ये वाली बात डन है, तो सेकंड गलत है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, डी इज ओल्डर देन सी, कहता है डी हर हाल में सी से बड़ा ही होगा। नहीं, सवाल ने खुद ही कहा कि सी और डी समान एज के भी हो सकते हैं, तो हम ये कैसे कहें कि हर हाल में बड़ा ही होगा? भैया सेम एज के भी हो सकते हैं। 3 कट गए तो चौथा ही आंसर है। वैसे भी आप ध्यान से देखेंगे, ए इज ओल्डर देन सी, ए सी से बड़ा होगा। कैसे भाई? वो सवाल में क्या कह रहा है कि भाई बी सी से बड़ा है, अगर सी 5 साल का है तो बी 6 साल का लेना है, और अगर बी 6 है तो ए की उम्र या तो 6 होगी या 6 से बड़ी होगी। आपने कहा हाँ बात ठीक है, तो मतलब ये तय तो हुआ कि ए की उम्र या तो 6 होगी या 6 से बड़ी, और सी की उम्र 5 होगी, तो भाई ए या तो सी से बड़ा ही मिलेगा, ए सी से तो बड़ा ही मिलेगा हर हाल में, क्योंकि ए बी के बराबर है या बी से बड़ा, और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए हर हाल में सी से बड़ा मिलेगा, मतलब ए इज ओल्डर देन सी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कहता था एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। 5 व्यक्तियों की किसी परिवार के व्यक्तियों की औसत आयु 10,000 प्रति मास। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। कहता है यार इनकी जो एवरेज तनख्वाह है वो 10,000 रुपए पर मंथ है। अब कहता है इस परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपए पर ईयर बढ़ जाए। अब दो चीजें ध्यान देना इसमें, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली, यानी हमसे मंथली पूछा हुआ है, और ये 1,20,000 जो रखा है पर ईयर का दिया है, तो इसे बनाओ पहले महीने में। तो 1,20,000 को 12 से भाग देंगे तो हम ये कहेंगे कि मंथली एक मेंबर की इनकम 10,000 रुपए बढ़ गई। तो जो कोई एक मेंबर होगा, भाई अभी सबकी एवरेज 10,000 थी, लेकिन इसकी जो थी वो एवरेज से 10,000 ज्यादा हो गई, तो 10,000 ज्यादा बढ़ गई, तो जो ज्यादा बढ़ी है वो सब में बराबर बटेगी, एवरेज का नियम है। तो 5 लोगों में बांटोगे तो हर एक केस से आएगा 2-2 हजार, अगर 2-2 हजार आएगा तो सभी का औसत 10 और 2 12,000 हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे इस समय मंथली सभी का एवरेज 12,000 रुपये हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है कि 3 साल पहले एक परिवार था और उस परिवार में कुल मिला के 5 लोग थे।
उनकी आयु का जो जोड़ था वो 80 साल था। तो अगर मेरे बच्चे इनकी आयु का जोड़ 80 साल है 5 लोगों का, तो हम कह सकते हैं इनकी एवरेज एज कितनी होगी, 16 साल। यानी हम ये कह सकते हैं कि यार ये 5 लोग थे, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज एज 16 साल थी। कब? 3 साल पहले। तो आज इन 5 लोगों की एवरेज एज कितनी होगी? 16 साल पहले थी, 3 साल हर एक में बढ़ गया, क्योंकि 3 साल पहले 16 थी, तो आज तो 3 साल बढ़ गया। तो अब हो गई मेरे बच्चे 19 साल। अब मेरे बच्चे हो गए 19 साल। अब कह रहा है इस 5 साल के दौरान इस परिवार में एक बच्चे का भी जन्म हो गया। ये हो गया जी चाइल्ड। बिल्कुल ठीक है। कहता है आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले 16 थी, तो आज भी कहता है परिवार की औसत आयु 16 ही है। तो बच्चे की आयु बताइए। तो ये देखो यार, होनी चाहिए 16 है 19, कितनी ज्यादा? 3 ज्यादा। अब 3 कितनों पे? 5 पे ज्यादा। तो इसका मतलब ये 15 ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 15 कम करनी पड़ेगी, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। तो यानी बच्चे की उम्र औसत से 15 साल कम है, तो 16 में 15 गया 1 साल। इसका मतलब मेरे बच्चे जो बच्चे की उम्र है वो एक्चुअल में 1 साल है। यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है राम एंड श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% काम पूरा कर देता है। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है राम और श्याम एक साथ काम करते हैं और 60% काम पूरा कर देते हैं। कितने दिन में जी? 4 दिन। तब राम छुट्टी पर चला जाता है और शाम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। अब कहता है बचे हुए काम को शाम, बचा हुआ काम कितना है? 40%। कहता है 40% काम पूरा करने में शाम को 8 दिन लगते हैं। तो बताओ यार, राम अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? ये हमारा सवाल है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बेटा ये बताओ, शाम अगर 8 दिन में 40% काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो आप कहेंगे 40/8, यानी 5%। यानी मेरे बाबू, मेरे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि शाम एक दिन में 5% काम करेगा। अच्छा, इन दोनों ने मिलके क्या किया है? 60% काम किया जी। कितने दिन में किया जी? 4 दिन में। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15%। बिल्कुल सही है। तो उस 15% में 5% तो शाम कर दे रहा है, तो राम कितना कर रहा होगा? 10%। हाँ जी, बात सही है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है राम पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भाई कोई भी काम अपने आप में 100% मान रहे हैं हम, क्योंकि परसेंटेज की बात है। और राम एक दिन में कर रहा है 10% काम। तो काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 10 दिन। यानी हम सवाल में कह सकते हैं कि 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आइए जी आगे। कह रहा है डब्लू कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 30 डेज। डब्लू किसी काम के 25% भाग को 30 दिन में करता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 1/4 वर्क को करता है डब्लू 25 दिन में, ना 30 दिन में, माफ करिए। एक्स उस कार्य के 1/4 भाग को कहता है 10 दिन में कर ले रहा है। वाई उसी काम के 40% भाग, 40% का मतलब 2/5 भाग को, 2/5 काम को 40 दिन में कर रहा है। और सवाल में मेरे बच्चे मुझे कह रहा है कि जेड उसी काम के 1/3 भाग को 13 दिन में कर रहा है। तो मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि यार काम को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, मतलब कौन कम समय में काम पूरा करेगा, यानी कौन जल्दी काम को खत्म करेगा, है ना? तो हमें करना ये चाहिए, हमें पता है टेक्निक, पीछे सवाल में हमने पढ़ी है कि 1/4 है तो पलट के गुना कर दो 4/1, ये 120 दिन लेगा। ये 1/4 है तो इसे 4/1 ले लेंगे, 40 दिन लगेगा। ये 2/5 है तो यहाँ 5/2 कर दो, 100 दिन लेंगे। यहाँ 1/3 है तो यहाँ 3/1, यानी 39 दिन लगेंगे। इसका मतलब मेरे बच्चे जो जेड है ना, वो ऐसा खिलाड़ी जो इस काम को सबसे जल्दी करके देगा, क्योंकि वो 39 दिन में कर देगा, बाकी सब उससे ज्यादा दिन लेंगे।
और आपसे सवाल में यही पूछा है 2016 में कि भाई जल्दी कौन करेगा। एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा को एक क्रय आदेश दिया जाता है। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर। द फर्म प्रोड्यूस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे आउट, of which 5% are unfit for sale. In how many days will the order be completed? सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक कंपनी है और उससे हमने 19,000 चीजों को भेजने का हमने ऑर्डर ले लिया, लेकिन कंपनी डेली 1,000 ही चीज प्रोडक्ट कर रही है और उस 1,000 में भी 5% चीजें रोज खराब हो जा रही है ना। तो बताओ पूरा आदेश कितने दिन में खत्म होगा। तो भाई ये बताओ, ये तो कति बेसिक सवाल है कि भैया 1,000 चीजें डेली भेज रहे हैं लेकिन उसमें 5% खराब हो रही है, तो अगर 5% निकालोगे तो यानी 50 चीजें डेली खराब हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेली जो हम पूरा करेंगे ना सिस्टम, वो 950 आर्टिकल का करेंगे, और हमें पूरा करना कितने दिन कितनी चीजों का है, 19,000 चीजों का। एक दिन में 950 चीजें भेजेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 0 से 0, 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे भैया 20 दिन, मतलब 20 दिन के समय में हम पूरी कार्रवाई कर लेंगे। 20 दिन के समय में मेरे बच्चे हम पूरी कार्रवाई कर देंगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। आजकल अगर आप रीलें देखते होंगे इंस्टाग्राम पे तो ऐसे बड़ी रीलें बनती हैं। देखिए ध्यान से, सवाल में ये कह रहा है कि एक रेस है, एक कॉम्पिटिटर हैज़ टू कलेक्ट 6 एप्पल्स, और 6 सेब रखे हुए हैं, kept in a straight line on a track and a bucket is placed at the beginning of the track। कहता है 6 सेब रखे हुए हैं, तो बिल्कुल लाल लाल सेब रखते हैं भाई। ये पहला सेब हो गया बाबू, ठीक है। ये पहले सेब में ये पहला सेब है मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगर ये मेरे भाई पहला सेब है तो सवाल में कह रहा है 6 सेब रखे हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 सेब। ये 6 सेब इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, प्लेस्ड एट द बिगनिंग। और कहता है कि एक बाल्टी रखी हुई है शुरुआत में। शुरुआत में मेरे भाई कह रहा है एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है मेरे राजा, ऐसे करके एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी में आपको ये सेब उठा के दन दनादन डालने, ये सारे सेब उठा के इस बाल्टी में आपको डाल लें। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। द कंडीशन इज दैट द कंपिटिटर कैन पिक ओनली 1 एप्पल एट ए टाइम। और कहता है एक बार में एक ही सेब उठा सकता है। वो आएगा यहाँ से, एक सेब उठाएगा और यहाँ डालेगा, फिर वापसी आएगा, फिर अगला सेब उठाएगा डालेगा, फिर आएगा फिर जाएगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। इफ ही हैज टू ड्रॉप ऑल द एप्पल्स इन द बकेट, और सारे सेब उसको उठा के बकेट में डालने हैं, तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज टू रन, तो उसे कुल मिला के कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इफ द बकेट इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल, कि जो बाल्टी है वो 5 मीटर की दूरी पर है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, और बाकी सारे सेबों के बीच में 3-3 मीटर का गैप है, 3-3 मीटर का गैप है मेरे बच्चे। तो कहता है कि बताओ यार उसे कुल मिला के कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखो मेरे दोस्तों, आपको सवाल समझ में आ गया, अब कहानी आगे। तो पहली बार पहला सेव लेने के लिए 5 और 5 10 चलेगा, अगले सेव के लिए 5 3 8 8 16 चलेगा, ठीक है। अब देखना मेरे बच्चे, जब वो पहला सेव पिक करने यहां से उठेगा निकलेगा तो 5 जाएगा, सेव उठाएगा और 5 ही वापसी आएगा। तो पहला सेव उठाने के लिए कितने मीटर चला, 10 मीटर। अब ये सेव उठ गया, दूसरा सेव उठाने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी, तो आप कहेंगे देखो 5 और 3 8 आएगा और 8 ही वापसी जाएगा, 8 दूनी 16 मीटर चलेगा, मतलब 6 मीटर बढ़ गया। अगला 22, और इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में जो होंगी मेरे बच्चे 6 टर्म होंगे। वैसे छोटा सवाल है तो आप डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे दोस्त हम ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म है एपी है 10 है,
कॉमन डिफरेंस बाबू 6 है। सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना है तो 6/2 2a प्लस n-1 तो 6 में 1 गया 5 और d की वैल्यू 6। तो मेरे बच्चे काटेंगे, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 5 6 30, 10 दूनी 20, 30 और 20 50। इसका मतलब मेरे बच्चे उसे कुल मिला के 150 मीटर की दूरी चलनी होगी। कुल मिला के 150 मीटर की दूरी चलनी होगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए एंड बी वॉक अराउंड ए सर्कुलर पार्क। कहता है ए और बी दोनों के दोनों एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ घूमते हैं। मतलब दोनों तरफ घूमते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते हैं, ये समझिए। दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सवाल में ये कह रहा है कि दोनों एक साथ चलते हैं सुबह 8 बजे, लेकिन सच बात यह है कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए अगर इधर चल रहा है तो बी अगर मेरे बच्चे इधर चल रहे हैं। कहता है ए जो है वो 2 राउंड पर घंटे में लगा देता है, बी 3 राउंड लगा देता है। तो बताओ यार 9:30 बजे तक कितने राउंड लगा दें, मतलब कितनी बार एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि यार राउंड जो है ना वो 1 किलोमीटर का है। अगर पूरे राउंड की इस चक्कर की लंबाई 1 किलोमीटर है तो ए एक राउंड में ना 1 घंटे में 2 चक्कर लगाता है। तो मतलब मैं कहूंगा कि यार ए की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है मेरे बच्चे 3 राउंड लगाता है तो 3 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल में कह रहा है यार पहली बार ये कब मिलेंगे। अगर मैं सवाल ने तो कुछ और पूछा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली बार ये आपस में कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है। देखो सर, एक बात ये समझो कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपोजिट में चल रहे हैं दोनों के दोनों, तो पहली बार कब मिलेंगे। तो भाई डिस्टेंस चलनी है 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर की दूरी चलनी है। और अगर दोनों अपोजिट में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2 और 3 5, तो यानी 1/5 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/5 घंटे लगेंगे। मिनट बनाएंगे तो गुना 60, तो 5 12 60, यानी 12 मिनट का समय लगेगा। और 12 मिनट के समय में ये एक बार आपस में टकराएंगे, है ना। 12 मिनट में ये चल के यहाँ जाएगा, जबकि 12 मिनट में ये चल के यहाँ जाएगा और दोनों की मुलाकात हो जाएगी। तो 12 मिनट में पहली बार दोनों की मुलाकात होगी। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि यार 8 बजे से 9:30 बजे तक कितनी बार मुलाकात होगी। तो अब हर अगले 12 मिनट में इनकी मुलाकात होती रहेगी। यानी पहली बार मुलाकात 12 मिनट में हुई है तो दूसरी बार मुलाकात 24 मिनट में होगी, फिर तीसरी बार 36वें मिनट मिलेंगे, फिर ऐसे ही चलते चलते। तो मेरे भाई 8 से 9:30 में कितने घंटे हो गए, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि 90 मिनट में कितनी बार मुलाकात हो पाएगी। भाई हर 12 मिनट में एक बार मिलते हो तो 90 मिनट में 12 7 84, 7 पॉइंट समथिंग। अब मुलाकात पॉइंटों में तो होगी नहीं, या तो 7वीं बार होगी या 8वीं बार। 8वीं बार होती तब जब यहाँ 96 मिनट होता। 90 मिनट है तो इसका मतलब 7 ही बार इनकी आपस में मुलाकात हो पाई होगी मेरे बच्चे। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। देखो दोस्त, सवाल में कह रहा है 2016 का क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पीस है 12/8 का, उसे मोड़ तोड़ के ना एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, बंद बंद डब्बा बनाना है। तो बेसिकली क्या है, इसमें फोल्ड वर्ड नहीं लिखा कि फोल्ड करके बनाना है। अगर फोल्ड करके बनाना है तो हमें यह भी सोचना होगा कि वो किस साइज का बनेगा और कितनी मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। या तो सिंपल बनाने की बात कही है तो आप सीधा सीधा सरफेस एरिया को चेक करिए। भाई रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हुआ 12x8, लंबाई गुना चौड़ाई, और इससे मिलके जो क्यूब बनेगा उस क्यूब का भी सरफेस एरिया वही होगा जो ये होगा, क्योंकि इसी को तो फोल्ड करके बनाया गया है, मतलब इसी को तो मोड़ तोड़ के काट पीट के बनाया गया है। तो भैया जो क्यूब बनेगा उसका सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो a² बराबर 16, तो a की वैल्यू आई 4। इसका मतलब मेरे बच्चे जो क्यूब बनेगा उसकी साइड की लेंथ आएगी 4। आइए मेरे बच्चे देखिए, एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी मान लीजिए 10 दे दी, और आपसे कहे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे।
इसकी मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, यानी जो इसका अधिकतम मान होगा ना मेरे बच्चे, वो हमेशा ही तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी आपस में बराबर होगा। तो ए प्लस बी 10 है, तो ए और बी बराबर लेंगे तो 5 5, तो 5 5 25, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी, 25 से बड़ी जा ही नहीं सकती। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे अगर ध्यान दें तो सवाल में कह रहा है ना, एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द शेप ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 मीटर एंड x2 मीटर, और सवाल में कह रहा है कि x1 और x2 दोनों का जोड़ दे रखा है हमने 40। तो कह रहा है इसका एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया होगा दोनों साइडों का प्रोडक्ट x1 इंटू x2। तो मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि यार इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम एरिया अगर इसका पूछ रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो भाई 40 के 2 टुकड़े करेंगे तो 20 20 आया, बराबर टुकड़े करने तभी मैक्सिमम आएगा, तो 20 गुना 20 400। तो इसका मैक्सिमम एरिया 400 होगा, 400 से ऊपर जा ही नहीं सकता किसी हालत में। देखिए भाई सीसेट 2016 का सवाल है, कह रहा है एक सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है, ये कोई बेलनाकार टैंक है मेरे बच्चे। इस बेलनाकार टैंक की जो रेडियस है वो 2 है और हाइट मेरे बच्चे 7 है। इज टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक, क्या था इसको भरा जाना है एक अंडरग्राउंड टैंक से। तो मेरे बच्चों ये बताना इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 गुना एच, यानी इतना पानी इसके अंदर आएगा। मेरे बच्चे अब ये देखते हैं कि जिस चीज से इसे भरना है वो एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, अंडरग्राउंड में बना हुआ है। इस क्यूबॉइडिकल टैंक से हमें इसे भरना था, तो इससे पानी इसके अंदर डालना है, तो नेचुरल सी बात है इसमें पानी ज्यादा होगा तभी ये भरा जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 5.5 गुना 4 गुना 6, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है। तो देखो यार पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख देते हैं, खत्म कहानी। 7 से 7 निमटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 आया, 2 दूनी 4 से 4 गया, अब 2 दूनी 4, 2 दिया 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम अगर 3 यूनिट है ना, तो इस टैंक में जो पानी आएगा वो 2 यूनिट आएगा, तो 3 में से 2 भाग तो इस टैंक में ही आ जाएगा पानी, बचा कितना 1 भाग, तो यानी 1/3 भाग बचा, यानी 3 में से 2 भाग यूज हो गया, समझ गए ना, 2/3 आया, तो 3 में से 2 भाग तो यहीं भरा जाएगा, तो बचेगा कितना 1। तो सवाल ने ये पूछा कितना हिस्सा अभी भी पानी का बचा हुआ है इसके अंदर, तो 1/3 हिस्सा मेरे भाई अभी भी बचा हुआ है।